नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले 72 घंटे से बिहार में जिस तरीके की ईडी की कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई के दौरान जिन अधिकारियों की घेराबंदी हो रही है या जिन अधिकारियों की घेराबंदी की कोशिश चल रही है, उससे साफ लग रहा है कि यह कहीं न कहीं नीतीश कुमार के आवास तक पहुंचने की कोशिश है। या यूं कहें कि 2005 से लेके अभी तक नीतीश कुमार ने जिस विकास की बात की, जिस विकास को मुकाम तक पहुंचाने का दावा कर रहे थे, उस मुकाम में शामिल अधिकारियों के यहाँ ईडी की पहुंच हो चुकी है। और भ्रष्टाचार के वो तमाम दावे जो नीतीश कुमार कभी करते थे कि हम जीरो टॉलरेंस, मुझे भ्रष्टाचार को लेकर मेरा जीरो टॉलरेंस है और कोई टकसाल नहीं बना है जो नीतीश को खरीद ले। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के यहाँ रेड हो रहा है और जिस कंपनी में निवेश की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उस कंपनी की शुरुआत बिहार से हुई है। और वो कहते हैं ना कि लोटा लेके आए थे और आज 50,000 करोड़ का वो व्यक्ति है और उसके यहाँ रेड हो रही है। सिंगला की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश के पास विकल्प क्या है? क्योंकि नीतीश की जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, ये पहली बार इस तरीके की घेराबंदी हो रही है। इससे पहले जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो उनके आसपास तो दूर, उससे थोड़ी दूरी बनाकर, जैसे ललन सिंह के करीबी के यहाँ छापेमारी होती थी, विधान पार्षद के यहाँ छापामारी होती थी, या फिर राजद के नेताओं के यहाँ छापामारी हुआ करता। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर पहली बार ईडी का रेड हुआ है और हर किसी को पता है कि ब्यूरोक्रेट को लेकर या ब्यूरोक्रेसी को लेकर नीतीश कुमार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है और बहुत ही सॉफ्ट कर्नर रहता है, अपने बेटे के समान उसको मानते हैं। तो जो आज कार्रवाई हो रही है वो कहिए लेफ्ट और राइट जो नीतीश का है, कहीं ना कहीं उसको घेरने की कोशिश है। ऐसे में नीतीश के पास विकल्प क्या है? इस विकल्प की चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अभिषेक जी और बिहार मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं ऋषि मिश्रा जी। शुरुआत हम अभिषेक जी से करते हैं। अभिषेक जी, नीतीश के पास अब विकल्प क्या है? क्या कर सकते हैं नीतीश राजनीतिक रूप से? संतोष जी, देखिए, करप्शन पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर एक्शन जिसको कहते हैं ना, उसके दो पहलू है मौजूदा दौर में, कार्रवाई और सेलेक्टिव कार्रवाई। आप देखिए किस राज्य में कंस्ट्रक्शन में लगी हुई कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और किस राज्य का बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ये सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। सवाल यह है कि 11वां साल नरेंद्र मोदी की सरकार का चल रहा है और पहली बार एसपी सिंगला कंपनी दिखाई दी, पहली बार बिहार के बिजली बोर्ड में कार्यरत अधिकारी दिखाई दिया। ये सब तब हो रहा है, ध्यान रखिए, ये तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई, बहुमत के आंकड़े से 32 नीचे आ गई और इंडिया गठबंधन में चुनाव में जो 234 सीटें उसे मिली, अब वो अपनी संख्या को 242-45 तक ले जा चुका है। तब ये स्थिति हो रही है। कई निर्दलीय और छोटी पार्टियां उसके साथ आ गई हैं, जिसमें पप्पू यादव भी हैं, कश्मीर के 2 हैं, पंजाब के 2 हैं, महाराष्ट्र के हैं, कुछ और है, दमन दीव के हैं, वो सब लोग हैं। तो इस कार्रवाई के पीछे के मकसद को आप समझने की कोशिश करें तो एक तरफ एनडीए का कुनबा दिखता है और एक तरफ एनडीए के नेतृत्व का मिजाज दिखता है। गठबंधन जब आप करते हैं तो गठबंधन रेसिप्रोकल होता है, परस्पर संबंधों पर आधारित होता है, गिव एंड टेक पर आधारित होता है। उसका एकमात्र फॉर्मूला यही होता है कि कुछ सत्ता में भागीदारी केंद्र में भी और जहां जहां संभव है राज्य में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिजाज गठबंधन वाला कभी रहा नहीं है। वो तो खुलेआम बयान देते रहे हैं कि गठबंधन सरकारें इस देश के लिए, देश के विकास को रोकने का काम करती हैं। वो यहाँ की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में भी यकीन नहीं करते, क्योंकि खुलेआम कहते हैं। आज के पहले, मोदी जी के पहले कोई पार्टी डबल इंजन की सरकार का नारा कभी नहीं लगाती थी। ये अपने आप में एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये सारी बातें ये करते हैं। अब डबल इंजन छोड़िए, अब तो सिंगल इंजन में भी चेचिस किसी दूसरे का लगा हुआ है। एक चेचिस आंध्र प्रदेश का है, एक बिहार का है, बदल बदल के दोनों चेचिस को अलग अलग दिन लगा करके सरकार चलाई जा रही है। अब उस चेचिस को जब दूसरे का लगा हुआ है इंजन के ऊपर और सप्लाई कहीं और से आ रही है, तो ये सरकार इनको चलाने में दिक्कत आ रही है। अब आप देखिए, ईडी की जो कार्रवाई आप देख रहे हैं बिहार के अफसरों के खिलाफ और एनडीए के घटक दलों की स्थिति देखिए। संतोष जी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने गौर भी किया होगा शायद, चंद्रबाबू नायडू पिछले 10 दिनों में 2 बार दिल्ली आए।
प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अभी परसों आए थे तो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। दोनों के साथ मुलाकात की फोटो को चंद्रबाबू नायडू ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट तो किया है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं किया है। जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक छोटे बच्चे से भी, एक सांसद या सांसदों के समूह से भी मिलते हैं तो फोटो ट्वीट करते हैं। आप सोचिए तनातनी अंदर कितनी है। चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो वो अपना एटीएम कार्ड लेकर के आते हैं, दिल्ली को वो मशीन समझते हैं, उसमें स्वाइप कराने आते हैं। अब उनका कार्ड यहां पर चल नहीं रहा है, जितनी वो मांग रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि एक तरफ वो विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे को 9 शेड्यूल में डालने का मुद्दा भी लेकर आ रहे हैं। और तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन से उनके लिए ऑफर भी है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने ऑफर नहीं है, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर है। कौन नहीं जानता इस देश में कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर है। और जहां तक मेरी जानकारी है उनके साथ ये भी ऑफर रखा गया है कि आप चाहें तो मुख्यमंत्री पद जदयू के पास ही रख लीजिए, जिसे मर्जी दे दीजिए, राजद इस विधानसभा में मुख्यमंत्री पद नहीं मांगेगी। सब कुछ उनको ऑफर आ रहा है और इन सब के बीच ईडी की कार्रवाई। तो दरअसल सरकार चलाने वाले लोगों का जो मिजाज है वो गठबंधन के लायक नहीं है। वो हमेशा लोगों को इसी पर करते हैं, जैसे कि गुजरात में जो गुजरात मॉडल आप कहते हैं ना, कि गुजरात में कैसे जांच एजेंसियों के द्वारा सरकार चलाई गई, जांच एजेंसियों का लोकतंत्र चलाया गया। 10 सालों से देश में भी यही किया गया। हेमंता बिस्व शर्मा को नोटिस, आइए मुख्यमंत्री बनिए। शुभेंदु अधिकारी को नोटिस, आइए नेता प्रतिपक्ष बनिए। नारायण राणे को नोटिस, आ जाइए केंद्र में मंत्री बनिए। छगन भुजबल और अजीत पवार को नोटिस, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर बनिए। अब नीतीश कुमार के सामने जो बात आप कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव है, कमोबेश ये बात सही लग रही है। क्योंकि या तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव है, मुझे जो लगता है, अंदर की बातें मुझे नहीं मालूम है, या तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव है या दिल्ली में अपनी जिद छोड़ने का दबाव है। कुछ न कुछ दबाव तो है, लेकिन दबाव देने वाले ये भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास 2 एटीएम कार्ड दोनों जेब में होते हैं। एक एटीएम कार्ड सर्कुलर रोड वाले एटीएम में चल जाता है पटना, दूसरा एटीएम कार्ड वीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी का दफ्तर है उधर भी चल जाता है। तो एक एटीएम कार्ड बंद होगा, उसकी एक्सपायरी डेट आएगी, उसके पहले दूसरा एटीएम कार्ड एक्टिव हो जाता है, वो तो पहले से एक्टिव मोड में है। बस यही है कि मशीन, एटीएम मशीन का जो कंट्रोल है फिलहाल लंदन में। तो बिहार में जो कार्रवाई हो रही है नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश है, मुझे लग रहा है। जी ऋषि जी, क्या नीतीश कुमार उस हैसियत में है जैसे पहले डंके की चोट पर पाला बदलते थे, या दूसरे गठबंधन के लोग उनके पास आते थे तो पार्टी टूटने की स्थिति में नहीं रहती थी? लेकिन इस बार शुरुआती दौर से ही खबर आ रही है कि ललन सिंह के नेतृत्व में 12 में 11 सांसद की मुलाकात अमित शाह और नरेंद्र मोदी से हुई थी और बंद कमरे में यहाँ तक बातचीत हुई कि भाई वो परिस्थिति बनी तो हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार आर्थिक तौर पे भी प्रत्याशियों को उस तरीके से मदद नहीं कर पाए। वो मदद भी कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से भी मिला और बाकी चीजें भी बीजेपी की तरफ से उनको सहजता से उपलब्ध हुआ। और आप समझ ही सकते हैं कि तोड़ने में जब वक्त बड़ी बड़ी पार्टियों को, शरद पवार जैसे पार्टी को जब वो तोड़ दिए तो नीतीश कुमार का बल था आत्मविश्वास ही ना कि हम नीतीश के साथ रहेंगे तो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन हाल के दिनों में जो उनका मानसिक स्थिति हुआ है या जिस तरीके से वो बीमार दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कोई इंडिपेंडेंट जैसे पहले निर्णय ले लेते थे, संकेत देना शुरू कर देते थे, आज उस स्थिति में है क्या? म्यूट है। नीतीश कुमार को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपने ललन सिंह को लेकर कहा, शुरुआती देखिए 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जिस सब पे चर्चा होनी चाहिए। शुरुआती में ललन सिंह से करता हूँ। ललन सिंह भी तो खुश नहीं है जो उनको विभाग आवंटित किया गया है, और ये ललन सिंह जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो जो विभाग उनको आवंटित किया गया है उससे बड़ा विभाग उनको मिल सकता था, चाहे वो रेल हो, स्वास्थ्य हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग थे। यदि नीतीश कुमार उस चीज के लिए पोजिशनिंग करते तो वो जेडीयू कोटे में आ सकती थी, और जेडीयू कोटे में आती तो स्वाभाविक है ललन सिंह उस विभाग के मंत्री होते। तो ललन सिंह भी एक ढंग से नाराज हैं। दूसरी तरफ देखिए
नीतीश कुमार को घेरने के लिए चक्रव्यूह तो रचा ही जा रहा है। जितने जो निकटतम इनके जो करीबी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। संजीव हंस पे जो कार्रवाई है अपने आप में एक संकेत है। सवाल ये उठता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसका आंच नीतीश कुमार के ऑफिस या नीतीश कुमार के सीएम आवास तक कहां तक पहुंचता है, नीतीश कुमार को घेरने में कहां तक सफल होते हैं। यदि आंच नीतीश कुमार तक आएगा तो क्या वो हालात पैदा हो सकते हैं जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ या अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। यदि ऐसे हालात हो क्रिएट किए जा सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार आसानी से वो जो पहले करते थे कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर हवा बहा, कभी उधर हवा बहा, वो करने में सक्षम नहीं होंगे। जो जांच हो रही है उसका क्या दायरा नीतीश कुमार तक है, नीतीश कुमार वो छींटे नीतीश कुमार के दामन पर पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के जो किचन कैबिनेट है, दूसरे शब्दों में कहें भुजा पार्टी है, क्या वहां तक भी घेराबंदी हो रही है। और नीतीश कुमार ने भी, देखिए नीतीश कुमार भी जो झारखंड में, मैंने आज सुबह ही आप लोगों के साथ प्रोग्राम में कहा, झारखंड में जिस प्रकार से सरयू राय से उनके संबंध बन रहे हैं, और सरयू राय बीजेपी के लिए किरकिरी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा के जो सबसे बड़े नेता थे रघुवर दास, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको उन्होंने वह पटकनी दे दी। तो ये तमाम ऐसे हालात हैं, नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश कर रही है। मैं आज कह रहा हूं, यदि दामन जो ईडी की जो कार्रवाई है, यदि उसका परिधि जो है नीतीश कुमार तक यदि पहुंच पाती है तो इस बार पाला बदलना या पाला बदलवाना, अभिषेक जी के भाषा में विपक्ष का अदला बदली करना, मुझे लगता है उतना आसान नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने जो संतोष जी 2-3 डिमांड ऐसी रखी है, बिहार राज्य को विशेष दर्जा का मामला है, आरक्षण का मामला है, क्या आपको लगता है इतनी आसानी से बीजेपी इस पे सहमत हो जाएगी? यदि हो जाएगी तो अन्य राज्यों से डिमांड उठने लगेंगे। तो ये समस्या है और शुरुआती दौर में ये दिख रहा है। जो आईएएस है, क्या नाम है उनका, जो जिनको महासचिव बनाया गया है, उसके अपॉइंटमेंट से भी मनीष वर्मा, उसके अपॉइंटमेंट से भी बीजेपी खुश नहीं है। तो ये तमाम हालात हैं जिससे लग रहा है कि नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू की है। हालात पर हम लोग चर्चा लगातार 2 दिनों से कर रहे हैं कि हालात नीतीश के लिए प्रतिकूल नहीं, लेकिन विकल्प क्या है नीतीश के पास? क्या आज उस स्थिति में है कि जैसे अन्य मौके पर पार्टी बदलने में उनको उस तरीके की परेशानी नहीं होती थी, वो निश्चिंत रहते थे कि पार्टी के सांसद हो या चाहे विधायक, ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार नीतीश के सांसद के भरोसे है, इसलिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है मोदी सरकार। और मोदी सरकार को लेकर सांसद थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं कि भाई उधर चल जाएंगे तो 1-2 और मंत्री बन जाएंगे, ये भी होगा। उस स्थिति में कोई नैतिक बल या कोई नीतीश कुमार का कोई अब बल बचा है कि अपने सांसद को वो बचा पाएंगे? उनके पास क्या विकल्प सिवाय सरेंडर करने के? बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा, यदि ये जो मामले हैं, जो छोटे मोटे मामले नहीं है, संजीव हंस का गठजोड़ जो है, आपने ही सुबह में कहा कि वो टाइगर को लेकर थोड़ा चर्चा और बढ़ गया है कि कौन टाइगर है। पत्रकारिता जगत में कई टाइगर है। अभिषेक जी और आप लोगों ने हंगामा मचवा रखा है, सभी डरे हुए हैं कि किसके यहाँ ईडी कार्रवाई हो गई। तो भाई ये टाइगर गुलाब यादव है। तो ये गुलाब यादव, इनका गठजोड़, एसपी सिंगला का गठजोड़, क्या ये जो कार्रवाई हो रही है क्या नीतीश कुमार तक, या नीतीश कुमार, मुझे लगता है नीतीश कुमार तक तो ये नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास जो बाएं दाएं हैं, नीतीश कुमार के दुलारे हैं। और संतोष जी, मैं थोड़ा कड़वा बोलने जा रहा हूं, थोड़ा जो जेडीयू के समर्थक होंगे उनको थोड़ा बुरा लगेगा। नीतीश कुमार खुद ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के छत्र छाया में बहुत से चूहा जो है बिल्ली बना है। जो अदना सा आदमी है वो आज अरबपति है, और इस चीज की जानकारी नीतीश कुमार को है। ये कोई कहेगा कि नीतीश कुमार को इस चीज की जानकारी नहीं है, मैं नहीं मान सकता हूं। लेकिन मुझे याद करिए,
याद करिए, जब पाला बदले थे नीतीश कुमार और बहुमत हासिल करने की बात हो रही थी, तो 2 मंत्री के करीबी, एक ललन सिंह के करीबी बिट्टू सिंह के यहाँ और विजय चौधरी के साले जी के यहाँ, दोनों के यहाँ ईडी की रेड हुई थी। उस रेड में क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक पता नहीं चला। तो देखिए इस प्रकार की रेड जो है कोई उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है, उसका पॉलिटिकल कंक्लूजन होता है, पॉलिटिकल झटके होते हैं। भाई अब मोदी चाह क्या रहे हैं नीतीश से? भाई सब कुछ तो दे ही दिए हैं, बिना शर्त समर्थन, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं देंगे, विशेष पैकेजेस दे दे, कुछ भी दे दे, मंत्रालय भी अनुकूल ले लिए, 12 गो सांसद है, जो मंत्रालय मिला है उससे तो कहीं ज्यादा मंत्रालय बढ़िया मांझी जी का है। या तो 2 मकसद होंगे, एक तो झारखंड में पैर फैला रहे हैं, दूसरी तरफ ये हवा बना रहे हैं, हवा मंडल बना रहे हैं कि 125 130 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इनका डिमांड भी तो बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जो एनालिसिस विधानसभा वाइज हम लोग कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं ना, जेडीयू कितने सीटों पे आगे है, बीजेपी कितने सीटों पे आगे है। महत्वाकांक्षा भी तो नीतीश कुमार का बढ़ गया है। अब महत्वाकांक्षा बढ़ गया है तो ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा ना। संजीव हंस ऐसे और आगे भी कई ऐसे आईएएस हैं सूची में, आप जानते हैं, अभिषेक जी जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, हम क्योंकि मदना से पत्रकार है, कई आईएएस से काम भी पड़ता है। पत्रकार क्या होता है? आप ही के जिला के रहने वाले अभिषेक जी, क्या लगता है भाई सब कुछ? संतोष जी मुझे जो लगता है नीतीश कुमार कब तक कमजोर है। पहली बात ये, अब कोई कहने की बात नहीं रह गई है कि नीतीश कुमार और जेडीयू को इंटिमिडेट कर रहे हैं, उन्हें डराने के लिए ईडी की कार्रवाई हुई। ये कोई भी आदमी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार में इस चीज को समझ सकता है। दूसरा है, नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लेना बेहद आसान काम है, लेकिन आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद मोडलिटी बाद में तो तय नहीं होगी कि विधानसभा में कैसे जाएंगे। अब आरजेडी अकेले नहीं है, इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है उसके लिए क्या क्या होगा। और इन सब से आगे आप जाकर के देखें तो एक चीज और दिखाई देती है, और वो ये दिखाई देती है कि नीतीश कुमार तभी तक कमजोर है जब तक उनके पास 43 विधायक है। इस विधानसभा चुनाव में वो 43 की संख्या को बढ़ा नहीं सकते, ये सभी जानते हैं कि अब वो बढ़ा नहीं सकते। और जिस दिन विधानसभा भंग कर दी जाती है, संतोष जी, अगर विधानसभा भंग कर दी जाती है मान लीजिए, तब तो न तो भाजपा के पास 74 है, न राजद के पास 78 है, न नीतीश जी के पास 43 है, न कांग्रेस के पास 19 है, सबकी संख्या हो गई शून्य। जिस दिन विधानसभा में सबकी संख्या हो गई शून्य, उस दिन नीतीश कुमार हो गए सबसे ज्यादा ताकतवर। भाजपा इस बात को जान रही है कि नीतीश कुमार क्यों अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये होने देगी। कम से कम ईडी की कार्रवाई के बाद लगता नहीं है कि बीजेपी, वो डाल पात वाली स्थिति है कि नीतीश कुमार की इस डिमांड को बीजेपी पूरा होने देगी। इस डिमांड को आरजेडी भी पूरा नहीं होने देगी। लेकिन आरजेडी के साथ एक चीज है, लोकसभा चुनाव ने 2 चीजें सामने ला दी है एकदम क्लियरली। MY समीकरण पर आरजेडी का होल्ड नहीं है पूरी तरह से, पहली बात। दूसरी बात को कि मुस्लिम महिला और खास करके पसमानदा समाज की जो महिलाएं हैं उनका रुख क्या है, आपको सब कुछ दिखाई दे गया है। कई सारे जेडीयू के सांसद उनके बूते जीते, भले ही लोग कह दे कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, लेकिन वो सांसद महोदय भी मुस्लिम महिलाओं के बूते जीते हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक बिखर गया है जाति जनगणना के बाद। पहली चीज आप देखिए, प्रशांत किशोर किस वोट में स्टेक होल्डर है, चाहे वो 10% वोट लाए उस समुदाय का, लेकिन बीजेपी के वोटों से ही वो 10% काटेंगे। कास्ट सेंसस ने बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक, जो इसको वैश्य समाज कहते हैं, उसको बिखेर करके रख दिया है। उसके बिखरने का परिणाम है कि सुदामा प्रसाद जीत करके आ रहे हैं। उसके बिखरने का परिणाम आपको दिखा है कि लवली आनंद जीती है ना, जो लवली आनंद वैश्य समुदाय की एकता पर नहीं जीत पाती शिवर में ऋतु जायसवाल से। उस वोट बैंक के बिखरने का परिणाम है कि देवेंद्र ठाकुर जीत गया है। अब इसी पर हम कह रहे हैं, अंतिम बात इसमें हम कह रहे हैं संतोष जी, कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए ये विधानसभा जब तक चलेगी, दिन प्रतिदिन नीतीश कुमार कमजोर होते जाएंगे। हर बीतते दिन के साथ इस विधानसभा के अस्तित्व में रहते हुए नीतीश कुमार कमजोर होते जाएंगे। जी, मतलब भंग करने का मतलब कहीं ये कार्रवाई विधानसभा भंग ना हो इसके लिए तो नहीं हो रही है।
भंग नहीं करें कि एक एंगल बीजेपी का हो कि नीतीश कुमार अपनी ये डिमांड छोड़े। ये डिमांड तो पब्लिकली कर नहीं सकते, पब्लिकली करेंगे तो उन्हीं के विधायक भाग जाएंगे। कोई पार्टी, बीजेपी भी नहीं कर सकती ये डिमांड, यदि सत्ता में होती तो। ये डिमांड वो अंदर खाने ही कर सकते हैं कि मैं रिकमेंडेशन भेज रहा हूं राजभवन में, इसकी स्वीकृति चाहिए। बहुत सारे कारण हैं। देखिए जनता दल यूनाइटेड के पास सर्वाइवल का एकमात्र वो रास्ता है कि विधानसभा चुनाव भंग करके करा दे। क्योंकि देखिए एक संवैधानिक पहलू से समझिए संतोष जी, जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक हो गया उसे आप बर्खास्त नहीं कर सकते, पहली बात। ना उसकी सरकार आप गिरा सकते हैं, कहां जाइएगा विश्वास प्रस्ताव लिख के उसके खिलाफ, खत्म, विधानसभा ही खत्म। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी कैबिनेट के जिस सदस्य को चाहे उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर विधानसभा भंग हो जाए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर विधानसभा भंग कर दे नीतीश कुमार और कल को भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करके और राजद के साथ गठबंधन करके लड़ने चले जाए, मुख्यमंत्री वो, आधा मंत्रिमंडल उनका, और राजद के साथ गठबंधन प्रशासनिक मशीनरी उनकी, क्या कर लेगी बीजेपी? कुछ कर पाएगी? और जो 11 सांसद आज कूद रहे हैं वो भी डर के मारे नहीं जाएंगे कि अगली बार संसद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक बात और जान लीजिए, जाति जनगणना के बाद की परिस्थिति में, आरक्षण वाले मुद्दे के सामने आने के बाद की परिस्थिति में आपने देखा है, बिना भाजपा का वोट मिले जेडीयू ने रुपौली में 60,000 वोट लाकर दिखाया है। महज 8,000 वोट से हारी है, उसमें बीजेपी का कोई वोट नहीं मिला है उसको, लेकिन 60,000 वोट वो ला करके दिखाई है। और ये 60,000 वोट एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। भाजपा के वोटर पर उनको भरोसा नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी के वोटर पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार को कोई यदि चैलेंज कर रहा है, जो कार्रवाई हो रही है एक तरह से नीतीश कुमार को चैलेंज करने जैसी वाली बात है, तो नीतीश कुमार इसका बदला ले सकते हैं यदि चंद्रबाबू नायडू को तैयार कर लिया जाए, जो ईडी सीबीआई की भी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब केंद्र में इनकी सत्ता ही नहीं रहेगी तो ईडी सीबीआई की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और यदि चंद्रबाबू नायडू, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभिषेक जी को भी मैंने कल कहा था, संतोष जी बीच में गायब हो जाते हैं, एंकर को गायब नहीं होना चाहिए बीच में। इससे जो होता है कि जो वक्ता है उसका लाइन कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब एम्पायर है। तो चंद्रबाबू, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट का इंतजार करना चाहिए। यदि आंध्र प्रदेश और बिहार को जो चंद्रबाबू नायडू एटीएम लेके पहुंच रहे हैं दिल्ली, अभिषेक जी के भाषा में, उस एटीएम से कभी पैसा नहीं निकला तो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को भी आप छेड़ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में गठजोड़ हो गया तो ये ईडी सीबीआई जो अमित शाह जो मतलब जो नंबर 2 दिखा रहे हैं भय सबको, तो भय का भी माहौल नहीं रहेगा। मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ध्यान रखने की जरूरत है। और नीतीश कुमार को छेड़ना, हाँ नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार का जो ये ब्रेन है ना, उसका दाद नरेंद्र मोदी भी देते हैं। राष्ट्रपति भवन का वो सीन देखा होगा आप लोगों ने, जब नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार जाते हैं अभिवादन करने तो नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। तो ब्रेन का चाणक्य तो है ही। तो नीतीश कुमार को यदि घेरने का प्रयास करने के चक्कर में कहीं केंद्र की सरकार न गिरा दे और नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुला के बोले, रे भैया तू किया क्या ये, तो कम से कम हमसे पूछ तो लेता कि सरकारें मेरे गिरवा दी। भागवत जी भिड़े हुए हैं, उनका बयान देखिए, अलौकिक पारलौकिक दिव्य ज्ञान वाले लोग, ये सब सुनिए। वो मैं अपनी अभिषेक जी है। तो ये इतना आसान नहीं है। आप नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं और आपका नट बोल्ट टाइट कर देगा तो फिर वो मशीन लेके जो घूम रहे हैं वो मशीनों खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का एहसास अमित शाह का होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों आदमी को। चलिए, नमस्कार। तो आपने सुना कि जो रिस्क ले रहा है केंद्र की सरकार या मोदी या शाह, ईडी के सहारे जो नीतीश को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, इस रेड के बाद बिहार की राजनीति जरूर गरमाएगी।